जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज और एनालिसिस। इस समय चाइना का मुद्दा बहुत गर्म है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय सैनिकों में और चीनी सैनिकों में तनातनी हुई है। हिंदुस्तान में पॉलिटिकल माहौल भी इस विषय को लेकर काफ़ी गर्म है। यहाँ भी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और सरकार से बोला जा रहा है कि वो जनता के सामने आए और वहाँ पे क्या स्थिति है उसको स्पष्ट करें। मैंने भी कुछ दिन पहले इसी विवाद के चलते एक वीडियो किया था और वो अंग्रेजी में किया था। और जितने भी मैं न्यूज़ चैनल देखता हूँ, खासतौर से अंग्रेजी के चैनल, वहाँ पर इस चीज़ पर चर्चा काफ़ी हो रही है, बट हिंदी चैनलों में इस चीज़ की चर्चा नहीं हो रही। तो इसी से मेरे को प्रेरणा मिली कि मैं ये हिंदी में वीडियो करूँ। कल एक मेरे बहुत अच्छे जर्नलिस्ट मित्र हैं, डिफेंस की बीट रखते हैं और एक नेशनल टेलीविज़न के लिए डिफेंस कवर करते हैं। नाम है उनका श्री आशुतोष भाटिया। बहुत मजबूत पकड़ रखते हैं रक्षा के मामलों पर और उनकी जानकारियाँ बहुत सटीक होती हैं और उनका विश्लेषण भी बहुत ही काबिल तारीफ होता है। तो उन्होंने कल मेरे से रिक्वेस्ट करी कि सर आप कुछ चंद सवालों के जवाब वीडियो के ज़रिए आप हमें भिजवाएं। हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें हम आपके जवाबों को शामिल करेंगे। तो जवाब मेरे को बड़े दिलचस्प लगे। आम सवालों से हटकर वो सवाल लगे और मेरे को लगा कि क्यों ना इन्हीं सवालों को लेकर एक चाइना की प्रस्तुति, चाइना हिंदुस्तान के विवाद की एक प्रस्तुति आपको की जाए। उससे पहले कि मैं आशुतोष भाटिया के सवालों पर जाऊं, मैं आपको मोटा मोटी एक चीज़ समझा देता हूं कि जो मेरे को लगा कि लोगों को अभी तक ये स्पष्ट नहीं है। लोग लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कंफ्यूजन कर लेते हैं। लोगों को लगता है कि जैसे पाकिस्तान घुसपैठ करता है और हम उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, उसी प्रकार से हमें चाइना को भी जवाब देना चाहिए। तो मेरे मित्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये बता दूं कि चाइना के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो पाकिस्तान की तरह नहीं है। पाकिस्तान में हम एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, कई जगहों पर तो सिर्फ मात्र 30 मीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं। तो ऐसा चाइना के साथ नहीं है। चाइना के संदर्भ में हम कई किलोमीटर पीछे बैठे हुए हैं, वो भी काफ़ी पीछे बैठा हुआ है और बहुत बड़े बड़े गैप हैं। समस्या ये है कि वो मानता है कि उसकी जो सीमा है वो एक अलाइनमेंट से गुजरती है और हम मानते हैं कि हमारी जो सीमा है वो दूसरे अलाइनमेंट से गुजरती है। तो हम जब पेट्रोल करने जाते हैं अपनी अलाइनमेंट पर या अपने परसेप्शन पर या अपने विश्वास पर कि ये हमारी लाइन है, तो उसको चाइना घुसपैठ बोलता है। और जब चाइनीज हमारे अपनी परसेप्शन लाइन तक आते हैं तो उसको हम घुसपैठ बोलते हैं। मैं इस इलाके में मैंने नौकरी करी है और काफ़ी पहले करी है। अभी परिस्थितियाँ बदली हो गई हैं, लेकिन मूलतः वो वैसी की वैसी हैं, कोई खास बदलाव नहीं आया। तो अभी समय बर्बाद ना करते हुए आशुतोष भाटिया के सवालों की ओर जाते हैं। तो आशुतोष भाटिया ने मेरे को 4 सवाल भेजे। तो ये 4 सवाल ये हैं कि यदि चीन को बातचीत से ही ये विषय सेटल करना है, यानी कि विवाद का अंजाम डीएस्केलेशन ही है, तो चीन भी, और ये चीन भी जानता है, तो उसने ऐसे बेकार में ये विवाद खड़ा क्यों किया, उसको इससे क्या हासिल होगा। तो देखिए, बड़ा जायज़ सा सवाल है कि भाई अगर सब कुछ सेटल ही करना है तो ये विवाद क्यों खड़ा किया आपने, उससे आपको क्या हासिल हुआ। अंत में अगर आपने सेनाएं वापस ही करनी है तो इतनी कवायद क्यों। तो देखिए, ऐसा है जैसा कि मैंने बताया कि वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से बहुत बौखलाया हुआ है और उसका मकसद ये पूरी तनातनी का ये है कि आप जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बंद कर दें। जिस ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं, जहां पे सब जीरो टेम्परेचर रहता है, वहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी मई के आखिर से लेके सितंबर के शुरू तक के ही दौरान की जा सकती है। अगर सितंबर के बाद हम ये कार्रवाई करेंगे या मई से पहले ये कार्रवाई करेंगे तो तापमान इतना कम होता है कि सीमेंट
उस तरीके से जमता नहीं है, रोड उस तरीके से बन नहीं पाती है, और जो भी चीज बनेगी गर्मी आते ही वो सब चटक जाएगी और टूट जाएगी। तो यही 3-4 महीने हमारे पास साल में होते हैं जब ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हम कर सकते हैं। चाइना ने हमको कई बार बोला कि आप ये डेवलपमेंट ना करें, हम नहीं माने, हम अपना डेवलपमेंट करते रहे। तो चाइना ने इस साल अपनी फौजें आगे लगा दी। तो बेसिकली जो इस साल का जो हमने काम करना था वो अब हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हमारा सारा फोकस चाइना की फौजों को सीमित करने में लगा हुआ है, और हम उस तरीके से खुले अंदाज से अभी इस साल हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि चाइना को क्या अचीव हुआ, चाइना ने अपनी दादागिरी दिखाकर हमारे काम की गति को धीमा जरूर किया। उसके अलावा चाइना को ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ। मनोवैज्ञानिक तौर पर जरूर चाइना को लगता है कि उसने एक हिंदुस्तान को एक मैसेज दे दिया है कि देखिए मैं यहाँ का बिग बॉस हूं, आप मेरे से पंगा ना लें। अगर आप इस चीज को मानते हैं तो जरूर कह सकते हैं कि चाइना को यही एक फायदा होगा, इसके अलावा और चाइना को कोई फायदा होना नहीं है। और अगर वो हमें मैसेज दे रहा है कि वो बिग बॉस है, तो हमने भी मैसेज दे दिया है कि हम भी 1962 की फौज नहीं है, आपकी बिग बॉसी अब नहीं चलेगी। दूसरा सवाल आशुतोष भाई पूछते हैं कि जैसा आप मानते हैं कि मिलिट्री एंगेजमेंट में नहीं जाएगा चाइना, यानी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लेकिन क्या यहां से आगे एलएसी का व्यवहार बदल सकता है जैसे एलओसी का, कि युद्ध भले ना हो लेकिन गोली चलती रहती है? तो देखिए, जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल में फर्क क्या है। लाइन ऑफ कंट्रोल में हम बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हैं, और लाइन ऑफ कंट्रोल स्थायी नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो बदली हो सकती है, आगे पीछे जा सकती है। इसका आखिरी प्रयास कारगिल में किया गया, और कारगिल के बाद आप ये कह सकते हैं कि एक तौर से एक स्थायी है, क्योंकि जिस प्रकार से हिंदुस्तान ने कार्रवाई करी, ये बता दिया कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल को बदली नहीं कर सकते। तो वहां की परिस्थितियां अलग है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हम चाइनीज के आमने सामने नहीं है, मीलों मीलों का फासला है। एक एक दिन पैदल जाके भी कई जगहों पर चलना पड़ता है, तब हम जाके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचते हैं। तो जब हम एक दूसरे के आमने सामने ही नहीं है, तो एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी करना का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो बिल्कुल इंटीमेट डिप्लॉयमेंट में तनातनी होती है, उस प्रकार की तनातनी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जो ये फेस ऑफ्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है, खुला है। हम अपने इलाके में पेट्रोल करने जाते हैं, वो भी आ जाते हैं, उसको कंटेस्ट करते हैं, तो ये फेस ऑफ होता है। और फेस ऑफ में भी आपने देखा कि हम लोग हथियार लेके नहीं जाते, चाइनीज भी हथियार लेके नहीं आते। पगोंगसो के वीडियोस में देख लीजिए, हम लोग हथियार लेके ही नहीं गए, और चाइनीज के हाथ में भी वो हथियार नहीं है। तो ये हम लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग है, और दोनों मुल्क बहुत ही मैच्योर मुल्क हैं, बहुत समझदार मुल्क हैं। पाकिस्तान जैसा हाल नहीं है, और इस प्रकार की हम लोग बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ना चाइना के फायदे में है ना ये हमारे फायदे में है। ये सिर्फ मैसेजिंग देने के लिए है, और ये सिर्फ अपने आपको ये बताने की कवायद चलती रहती है कि देखिए मैं आपसे मजबूत हूं, और मैं जो कहूंगा वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन अभी भारत उस चीज को मानने को तैयार नहीं है, और उसीलिए चाइनीज जो है बौखलाए हुए हैं। फिर आशुतोष जी तीसरा सवाल पूछते हैं। तीसरा सवाल यह है कि चीन से स्थिति बिगड़ने की सूरत में पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर पर गड़बड़ जरूर करेगा, पाकिस्तान तैनाती भी करेगा। यदि यह हुआ तो क्या भारत की विदेश नीति या दोस्तियों की इतनी मजबूती है कि भारत के पक्ष में दुनिया के मुल्क सैन्य सहायता लेकर आ जाएंगे? तो देखिए, मैं ये आपको वाजे कर दूं कि कोई भी किसी और मुल्क के फटे में हाथ नहीं डालता है, और आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। यहां भी ऐसे ही होगा। अगर टू फ्रंट वॉर वाली सिचुएशन आ जाती है तो लड़ाई हमें ही अपनी लड़नी पड़ेगी। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारी विदेश नीति के तहत जो हमारे एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग हुई है अमेरिकन्स के साथ में, जापानीज के साथ में, ऑस्ट्रेलियंस के साथ में, तो वो जरूर कहीं ना कहीं उससे हमें फायदा होगा। यानी कि साउथ चाइना सी में चाइना के ऊपर एक किस्म का दबाव बनाया जा सकता है।
और काउंटर दबाव बनाया जा सकता है। कूटनीतिक स्तर पर ये मुल्क काफ़ी दबाव बनाएंगे। साथ ही पाकिस्तान के ऊपर भी अरब ममालिक हैं जो कि पहले हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे, वो खड़े नहीं होंगे। और अमेरिका जैसे मुल्क, रशिया जैसे मुल्क हिंदुस्तान के साथ खड़े होकर पाकिस्तान पर भी दबाव बनाएंगे। तो ये बात जरूर है कि वो हमारी सहायता में दबाव जरूर बनाएंगे, लेकिन हमारे साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे ये बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसा नहीं होता है और ऐसा नहीं होगा। चौथा सवाल इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं, आशुतोष मुझसे पूछते हैं कि चीन भारत से मिलिट्री एंगेजमेंट नहीं चाहेगा, क्या इसका एक बड़ा कारण हांगकांग में फंसा होना है? तो देखिए, मेरा ये मानना है कि हांगकांग में फंसे होने की वजह से वो मिलिट्री एंगेजमेंट नहीं चाहेगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मेरे को ये लगता है कि क्योंकि वो हांगकांग में फंसा हुआ है, क्योंकि ताइवान भी अपने पंख जो है फैला रहा है, तो चाइना को लगता है कि नेशनलिज्म वाली जो फीलिंग उठाने के लिए, चाइना के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाने के लिए ये हिंदुस्तान एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और उसी के चलते उसने ये तनातनी भी करी है। और ये लोगों का ये भी मानना है कि जिस प्रकार से शी जिनपिंग की इस समय हालत जो है चाइना के अंदर खराब है, कम्युनिस्ट पार्टी की जो बैठक चल रही है उसके अंदर शी जिनपिंग को काफी घेरा जा रहा है, तो उसी के चलते नेशनलिस्ट फीलिंग जगाने के लिए हिंदुस्तान की सेना के साथ इन लोगों ने तनातनी करी है। चाइना के अंदर बहुत क्रिटिसिज्म शी जिनपिंग का हो रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने वुहान के अंदर वुहान और चाइनीज वायरस को काउंटर करने के लिए, रोकने के लिए जो कदम उठाए, जिस तरीके से उठाए, उस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। और काफ़ी चाइनीज के अंदर काफ़ी आक्रोश है उसको लेते हुए, और उसी को शायद दबाने के लिए हिंदुस्तान के बॉर्डर पर इसने तनातनी का रुख इख्तियार किया है। और आखिरी में आशुतोष भाटिया मेरे से सवाल पूछते हैं कि ग्लोबल टाइम्स चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की आवाज है, वह अपने लेखों से सीधे एनिमी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। क्या ये महज उसकी काइट फ्लाइंग है, यानी कि चाइना का जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, वो दुश्मन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है? क्या ये महज पतंगबाजी है या इसमें कुछ आपको दिखता है? तो आशुतोष जी, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया इससे पहले सवाल के उत्तर में, कि वो नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाना चाहता है। जो चाइना के अंदर कोरोना वायरस या चाइनीज वायरस या वुहान वायरस को लेकर आक्रोश है, जो कम्युनिस्ट पार्टी पे सवाल जो जनता उठा रही है, और जिस प्रकार से इकोनॉमी का सत्यानाश होते जा रहा है, इसके चलते लोग परेशान हैं, उस सारे डिसेंट को दबाने के लिए इस प्रकार की बातचीत करी जा रही है, इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है। दुश्मन करके लोगों को ये बताया जा रहा है कि चाइना के ऊपर दुश्मन की बुरी नज़र है और आप इकट्ठे हो जाइए, ऐसे मौके पर लड़ना ठीक नहीं है। और उसी के चलते इस प्रकार का प्रोपेगेंडा चाइना कर रहा है। और अगर आपको याद हो तो इसी प्रकार का प्रोपेगेंडा उसने डोकलाम के टाइम में भी किया था। और अभी काफ़ी सारे जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे उनको शायद सुमद्रोंगचू घाटी में जो घटना घटी थी 86-87 में, उसका स्मरण नहीं होगा। अगर आप गूगल करें और पुराने लेख देखें तो आपको ये पता लगेगा कि किस प्रकार से चाइना की जो न्यूज़पेपर्स थे और किस प्रकार से जो अमेरिकी न्यूज़पेपर्स थे, वेस्टर्न मीडिया थे, वो एकदम तय कर चुका था कि हिंदुस्तान और चाइना के बीच में लड़ाई बिल्कुल संभव है और कभी भी किसी भी दिन हो सकती है। तो इस प्रकार की बातें होती रही हैं, खासतौर से चाइना की तरफ से। तो इस चीज को बहुत गंभीरता से लेना मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें बिल्कुल सचेत रहना चाहिए। हमारी सेनाएं बहुत सचेत हैं, बहुत अलर्ट है और बहुत मजबूती के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर डटी हुई हैं। और चाइनीज को ये अच्छी तरह पता लग रहा है कि ये हिंदुस्तान अब बदल गया है। आशुतोष भाटिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत
पॉइंटेड क्वेश्चन आपने मेरे से पूछे और उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके इन सवालों के जवाब से कई जो हमारे जो मित्र हैं जो इस वीडियो को देखेंगे उनको उनके कई चीज़ों में स्पष्टता आई होगी उनके इसके पूरे विवाद की अंडरस्टैंडिंग को लेकर। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और आशुतोष भाटिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।